आज ज़्यादा प्लेजेंट्री शेयर करने की मेरी हिम्मत नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है। बट आप मैसेज कर करके ये मेरे को पेंडिंग था करना, तो मैं कर रहा हूँ और थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि कफ बहुत जम गया है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, आँख जल रही है मेरी। तो शायद मैं स्क्रीन की तरफ ज़्यादा देखूंगा भी नहीं, बट आपको दिखाई देगा। तो चलिए फिर सर शुरू करते हैं। डरते सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहले यूनिट 1 में एक कंफ्यूजन होती है बच्चे को, कब वो स्पेसिफिक गुड्स है, कब वो अनसर्टेन गुड्स है, कब वो असर्टेन गुड्स है। देखो सर, सिंपल सिंपल सी बात है। अगर बायर ने खुद गु- अगर बायर ने गुड्स को खुद ही वेरीफाई किया है, कौन वेरीफाई कर रहा है? बायर सेल्फ वेरीफाई कर रहा है, सामान को खुद चेक कर रहा है, खुद आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद अग्री कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक गुड्स है। ठीक है। जब एक लार्ज बंच ऑफ गुड्स में से जब एक लार्ज बंच ऑफ गुड्स में, ठीक है, एक अग्रीमेंट टू सेल से डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर सेलर बायर को गुड्स सजेस्ट करता है। ठीक है। वो गुड्स जो बायर के सामने नहीं है, सेलर बायर को सजेस्ट करता है फ्रॉम अ लार्ज बंच ऑफ गुड्स। जैसे मेरे पास दुकान में 10,000 बेडशीट है, उसमें से मैं सेलर को बोलता हूं कि एक बेडशीट उसमें है सर, वो एकदम लाल कलर की है, उसमें फूल बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बेडशीट है, क्या आप लेना चाहेंगे? तो ये अनसर्टेन गुड्स है, क्योंकि अभी तक बायर ने इसको देखा नहीं है। सेलर अपने लार्ज बंच ऑफ गुड्स में से एक गुड्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये अनसर्टेन है। अब जब सेलर अपनी फैक्ट्री में जाता है, ठीक है, और वहां से एक गुड्स को सेलर जब आइडेंटिफाई करता है एक सामान को आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, तब वो असर्टेन गुड्स बन जाता है। क्या असर्टेन और स्पेसिफिक सेम है? बिल्कुल नहीं है। असर्टेन वो है जो सेलर ने आइडेंटिफाई किया है अपने लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स में से कि ये वाला हम लोग बायर को ऑफर करेंगे। जब बायर उसको आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो स्पेसिफिक बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने लार्ज अनसर्टेन स्टॉक में से जब एक स्टॉक को सेलर सिलेक्ट करता है, वो असर्टेन गुड्स बन जाता है। और उसको जब बायर आइडेंटिफाई अग्री करता है उस चीज पर, तो वो स्पेसिफिक गुड्स बन जाता है। सेक्शन नंबर 9 प्राइस के बारे में बात करता है। अब यहां पर मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं। अगर दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें उनके बीच में प्राइस का डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब क्या प्राइस रखेंगे ये बात डिस्कस नहीं हुई है, क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है? यस सर, वैलिड है। लेकिन अगर उनके बीच में डिस्कशन ये हुई है कि प्राइस रहेगा ही नहीं, कि प्राइस हम लोग फ्री में करेंगे, तो ये वॉइड है। ठीक है। अब अगर आपने प्राइस डिसाइड करने के लिए एक थर्ड पार्टी को रखा है, अब इसमें दो केसेस समझिएगा, ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से बायर या सेलर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इस थर्ड पार्टी का जो राइट है वो कैंसिल हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो सेल कॉन्ट्रैक्ट भी है बायर और सेलर के बीच में, वो भी कैंसिल हो जाएगा, और डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। किस चीज के लिए? क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्फ्लुएंस किया गया था। ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसी दौरान, इस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन से पहले, सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी कर दी है, तब तो बायर को रीजनेबल प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा, वो सामान वापस नहीं करेगा। लेकिन मान लो अगर डिलीवरी नहीं किया, क्या बायर फोर्स करके सेलर से सामान मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। फोर्स तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। प्यार मोहब्बत से करना है तो कर सकते हो, फोर्स तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है। आइए, अब आया सर यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 में हमको एज इन कुछ भी चीज ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ कौन सा सेक्शन लगेगा, एक वीडियो बनाया था मैंने कि कब डिस्क्रिप्शन लगता है, कब सैंपल लगता है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूनिट 2 के टाइम पर उसको देख लीजिएगा। 6 मिनट का वीडियो है, 6-7 मिनट का। पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, कब क्वालिटी फिटनेस लगाना है, कब सैंपल लगाना है, कब डिस्क्रिप्शन लगाना है, कब मर्चेंटेबिलिटी लगाना है, तो उसको देख लीजिए। यूनिट नंबर 3 सबसे घातक है। यूनिट नंबर 3 में एक बात याद रखिएगा, जब अनसर्टेन गुड्स की बात हो,
तो उसकी ओनरशिप हमें पता है दुआ से ट्रांसफर होती है, उसके साथ हमेशा सेक्शन 18 लगा देना। 18 और 23 दोनों अनसर्टेन के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, या कोई केस स्टडी आ जाए अनसर्टेन गुड्स के ऊपर, आप 18 और 23 साथ में यूज कर सकते हैं। 19 बिल्कुल अलग है। 19 बताता है कि कब हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाले का ओनरशिप ट्रांसफर करने का इंटेंशन है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट। 19 वो बताता है, विच इज बेसिकली उनके बीच का सीसीसी, उनका कंसेंट देख के, उनका कॉन्ट्रैक्ट देख के, उनके बीच के सर्कमस्टेंसेस देख के। तो ये कब बताता है कि कब इंटेंशन आएगा, कब ओनरशिप नहीं आएगा, कब इंटेंशन आएगा कि ओनरशिप ले लूं, कब मेरा मन होगा कि शादी कर लूं। शादी कब होगी ये नहीं, मन कब होगा शादी करने का, ये इंटेंशन बताता है। 20, 21, 22 में लोग बहुत कंफ्यूज हैं। पहली बात, 20 बताता है जनरल रूल। ये बस ये बताता है कि अगर गुड्स स्पेसिफिक है और आपने उनको डिलीवरेबल स्टेट में डाल दिया है तो उनकी ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है, फर्क नहीं पड़ता डिलीवरी हुई है या नहीं, स्टेट में डाल दिया हो जाएगी। 21 ये बताता है कि अगर बायर ने कुछ एडिशनल काम करने के लिए बोला है, ठीक है, और इस एडिशनल वर्क को कंप्लीट करने के बाद सेलर को बायर को इंफॉर्म करना है, तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब सेलर बायर को इंफॉर्म कर दे और तभी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपको ऐसा दिखे कि जो एडिशनल वर्क बोला जा रहा है वो एडिशनल वर्क रिलेटेड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, अगर वो प्राइस से रिलेटेड है, जैसे मान लो सेलर तुमको बोल रहा है कि भैया 1 किलो 30 रुपए का है, आपको 700 ग्राम चाहिए, तो पहले मेरे को 700 ग्राम वजन करना होगा तब मैं आपको प्राइस बताऊंगा। तो अगर वो रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन है तब सेक्शन 22 लगेगा, वे समथिंग इज टू बी डन बाय द सेलर बट इट रिलेट्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, तो 22। अगर प्राइस के अलावा कुछ है, लाइक पैकिंग है, ऑल्टरेशन है जिसमें प्राइस पहले से ही पे किया हुआ है, तो 21। और अगर प्राइस से रिलेटेड है कि पहले आओ यहां पर आके कारपेट लगाओ तब हम पैसा देंगे कारपेट लगाने के बाद, तो 22 है। ठीक है। 23(2) बात करता है अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन के बारे में। मतलब क्या बोलता है कि अगर सेलर ने बायर के पास गुड्स भेजने के लिए एक कैरियर को अपॉइंट किया, ठीक है, और इस कैरियर को जब उसने सामान हैंडओवर किया तो उसने उसमें सेक्शन 25 वाला रिजर्वेशन ऑफ टाइटल ऑफ डिस्पोजल नहीं किया, रिजर्वेशन ऑफ टाइटल ऑफ डिस्पोजल नहीं किया। मतलब उसने यह बोल दिया है कि भैया हम इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए रेडी हैं। तो द मोमेंट ही हैंडेड इट ओवर टू द कैरियर, बायर का रिस्क यहां से शुरू हो जाता है। अब अगर कैरिज के दौरान भी गुड्स को कुछ हो गया उसके लिए बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यूनिट नंबर 4 में एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेक्शन है जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, विच इज सेक्शन नंबर 53। देखो सर, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर ए ने बी को गुड्स भेजा है, ठीक है, तो बी ये अगर सी को ट्रांसफर कर रहा है और इस केस में अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ए स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकता है और लियन भी लगा सकता है गुड्स पर। यह है नॉर्मल केस, ठीक है। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब जो अभी हम दो केसेस बताने जा रहे हैं उसमें आप ना तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा पाएंगे ना लियन। कब? जब सेलर ने बायर को खुद परमिशन दे के रखी है ऑफ रीसेल, ठीक है, ऑफ रीसेल, या दूसरा जब सेलर ने बायर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया है, मतलब ओनरशिप दे दी है, और बायर ने ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड फेथ में थर्ड पार्टी को या तो ट्रांसफर किया है एज सेल या प्लेज। तो फिर इस केस में तो आपने अपनी मर्जी से अपना हक दूसरे को दे दिया, तो फिर यहां पर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप अब सोगा के भी मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शंस आपके निपट गए। ऑल द बेस्ट।